नमस्कार। आज हम एक ऐसे हथियार पर बात करने वाले हैं जिसे शायद दुनिया का हर इंसान पहचानता है, AK-47। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कैसे बनी, इसका डिजाइन क्यों खास है और दुनिया पर इसका क्या असर रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी राइफल के इतिहास, इसकी खासियतें और ये दुनिया भर में इतनी कैसे फैल गई, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो शुरू करते हैं इसकी पैदाइश से। किसने बनाया इसे और क्यों? कहानी जैसा कि हम जानते हैं मिखाइल कलाश्निकोव से शुरू होती है। वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक टैंक कमांडर थे। हाँ, और जब वो घायल होकर अस्पताल में थे तो उन्होंने सुना कि सैनिक आपस में बात कर रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे कि हमारे सोवियत हथियार उतने अच्छे नहीं हैं जितने जर्मन हथियार हैं। अच्छा, तो वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली एक बेहतर हथियार बनाने की। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलाश्निकोव के पास कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग नहीं थी। वो कोई प्रशिक्षित इंजीनियर नहीं थे। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, उनकी ताकत थी उनकी प्रैक्टिकल समझ, चीजों को आसान रखने की काबिलियत। शायद इसीलिए उनका डिजाइन इतना सफल हुआ। तो 1947 में उन्होंने अपना डिजाइन पेश किया और फिर 2 साल बाद 1949 में सोवियत सेना ने इसे अपना लिया, ऑफिशियली AK-47 के नाम से। ऑटोमैट कलाश्निकोवा 1947। कलाश्निकोव ने खुद कहा था, मैंने इसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बनाया है। राजनेताओं ने इसका कैसे इस्तेमाल किया उसके लिए ना मुझे कोई पछतावा है, ना मैं जिम्मेदार हूँ। ये उनका स्टैंड था। तो सवाल उठता है कि इस डिजाइन में ऐसा क्या था, क्यों ये अपने समय के लिए इतनी क्रांतिकारी मानी गई? देखिए, इसमें कई चीजें थी। पहली बात तो ये कि सैनिक आसानी से मोड़ बदल सकते थे। सेमी ऑटोमेटिक मतलब एक बार में एक गोली, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक यानी लगातार फायरिंग। हाँ, ये तो जरूरी था। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात, इसका गैस पिस्टन ऑपरेटिंग सिस्टम था। गैस पिस्टन सिस्टम वो क्यों इतना खास था, जरा समझाएंगी? आसान भाषा में कहूँ तो जब गोली चलती है तो गैस बनती है। इस सिस्टम में वो गैस सीधे बोल्ट को पीछे नहीं धकेलती, बल्कि वो एक अलग पिस्टन को चलाती है जो फिर बोल्ट को चलाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हथियार के अंदरूनी हिस्से वो ज्यादा साफ रहते हैं, कम गर्म होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि जाम कम होती होगी। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा राज है। अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद, मतलब कीचड़ हो, रेत हो, बर्फ हो, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, ये चलती रहती है। वाह। और साथ ही इसे खोलना, साफ करना, चलाना, ये सब बहुत आसान था। कम ट्रेनिंग वाले सिपाही भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते थे। और इसकी गोलियां वो 7.62 mm कार्ट्रिज इस्तेमाल करती थी, है ना? हाँ, वो उस समय के हिसाब से पावर और साइज का एक अच्छा बैलेंस था, खासकर मीडियम रेंज की लड़ाई के लिए। कहते हैं कि इसकी रेंज करीब 300-400 मीटर तक असरदार होती है और 1 मिनट में करीब 600 राउंड फायर कर सकती है। जी हाँ, ये आंकड़े लगभग सही हैं। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ सोवियत संघ तक ही सीमित नहीं रही। ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत यूनियन ने इसे अपने साथी देशों को भी दिया। बिल्कुल, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए और उन्हें एक सस्ता, टिकाऊ और असरदार हथियार देने के लिए सोवियत संघ ने इसका डिजाइन या लाइसेंस कई देशों को दिया। चीन ने इसी के आधार पे टाइप 56 बनाया। पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, कई देशों ने अपने अपने वर्जन तैयार किए। और फिर तो ये देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गई। क्रांतियों का, गुरिल्ला युद्धों का, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का प्रतीक बन गई। हाँ, और आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। एक अनुमान है कि अब तक ओरिजिनल AK-47 और इसके अलग अलग वेरिएंट्स को मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा राइफलें बन चुकी हैं। 10 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। इतिहास में किसी और राइफल का इतना उत्पादन हुआ है क्या? नहीं, शायद किसी का भी नहीं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका असर देखिए, मोजाम्बिक जैसे देश के झंडे पर AK-47 बनी है, उनके स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। हाँ, मैंने देखा। वियतनाम युद्ध हो, अफगानिस्तान में सोवियत लड़ाई हो, मिडिल ईस्ट के झगड़े हो, अफ्रीका के सिविल वॉर, शायद ही कोई ऐसा बड़ा संघर्ष हो जहां AK-47 इस्तेमाल ना हुई हो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू, एक स्याह पहलू। हाँ बिल्कुल, ये राइफल हिंसा का, अस्थिरता का, आतंकवाद का भी चेहरा बन गई है। सही कहा आपने। इसे सिर्फ सेनाएं ही नहीं इस्तेमाल करती, विद्रोही गुट, आतंकवादी संगठन, ड्रग कार्टेल, यहाँ तक कि बाल सैनिक सबके हाथों में पहुंचे। इसकी यही सादगी और हर जगह मौजूदगी ने इसे अवैध हथियारों के बाजार का मतलब
किंग बना। बिल्कुल। और कहते हैं कि कलाश्निकोव खुद अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इस बात से परेशान थे। वो सोचते थे कि क्या उनके आविष्कार से जो मौतें हुई उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। ये एक बड़ा नैतिक सवाल है। हाँ, क्योंकि इसे बनाना आसान था, कॉपी करना आसान था और इस पर नियंत्रण रखना मुश्किल। तो ये दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता फैलाने का एक बड़ा कारण बन गई। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी AK-47 और इसके वेरिएंट्स का इस्तेमाल होता है। हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस सब इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। लेकिन साथ ही आतंकवाद में भी यही हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, सीमा पार से की तस्करी एक बड़ी चुनौती रही है। और इसकी कहानी अभी रुकी नहीं है, नए नए वर्जन आते रहे। बिल्कुल। पहले AKM आया जो हल्का था, फिर AK-74 आया जिसमें छोटी गोली इस्तेमाल होती थी 5.45 mm की, और अब तो AK-100 सीरीज है, AK-12, AK-15। और भारत में भी तो अब अमेठी में रूस के साथ मिलकर AK-203 राइफलें बन रही हैं। हाँ, AK-203 का उत्पादन शुरू होना यही दिखाता है कि ये बेसिक डिजाइन आज भी कितना कामयाब और जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, AK-47 सिर्फ एक बंदूक नहीं है, ये एक प्रतीक है। हाँ। ये इंजीनियरिंग की सादगी दिखाती है, आम आदमी के हाथ में ताकत दिखाती है, क्रांति का प्रतीक है। तो वहीं दमन और हिंसा का भी दोनों पहलू हैं इसके। बिल्कुल सही कहा। इसकी जो एक डरावनी इमेज बनी है, उसके बावजूद इसके डिजाइन की तारीफ करनी पड़ती है, और दुनिया पर जो इसका असर हुआ है उसे नकारा नहीं जा सकता। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि कैसे एक डिजाइन, एक आविष्कार दुनिया को इतने अलग अलग तरीकों से बदल सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। और क्या एक आविष्कारक को उसके बनाए हथियार का अगर गलत इस्तेमाल हो तो क्या उसे जिम्मेदार मानना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक के लिए जिज्ञासु रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।